भारत के उद्योगपति गौतम अडानी को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने आरोप लगाया है। पूरी खबर बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी। आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में आज किन किन मुद्दों पर बात होगी आपको पहले बताता हूं कि देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो कौन सी खबरें हैं जो मैं आपको बताता हूं अगले 1 घंटे 8 से 9। और हां, अगर अमेरिका गौतम अडानी को झटका दे दे तो विदेश की भी खबर बताता हूं। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि आज कौन कौन से मुद्दे हैं जो मैं आपको 8 से 9 दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आज किसकी बात होगी? आज बात होगी गौतम अडानी की ही। अमेरिका ने गौतम अडानी पर केस दर्ज कर दिया है। बहुत बवाल मचा है देश में। और सुनिए, नाम छत्तीसगढ़ का भी आया है। आरोप लगाया है कि बघेल सरकार को अडानी ने रिश्वत दी थी। पूरी खबर बताएंगे, जुड़े रहिएगा, विस्तार से सब कुछ दिखाएंगे। दूसरी खबर में बात करेंगे बाबा बागेश्वर की। सनातनियों को जगाने के लिए, जात पात मिटाने के लिए बाबा बागेश्वर की पदयात्रा आज से शुरू हो गई है। एक एक तस्वीर दिखाएंगे, जुड़े रहिएगा। 2 सहयोगी सड़क पर चल रहे हैं, नेशनल हाईवे से तस्वीर दिखाएंगे। तीसरी खबर में भावुक कर देने वाली है। भोपाल में लोग जिंदगी भर की कमाई दे चुके हैं लेकिन घर नहीं मिल रहा है। लोग परेशान हैं। 2022 में घर मिलना था लेकिन 2024 हो गया, अभी भी घर पूरा नहीं हुआ है। विस्तार से पूरी खबर बताएंगे और उम्मीद करेंगे कि ऐसे लोगों को घर जल्दी मिले। चौथी खबर में बात उज्जैन की करेंगे। सिर्फ उज्जैन ही नहीं, आज पूरे मध्य प्रदेश के लिए बड़ा दिन है। उज्जैन में मेडिसिटी के लिए भूमि पूजन कर दिया गया है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और सब कुछ जानना चाहते हैं तो विस्तार से पूरी खबर देखने के लिए 8 से 9 जुड़े रहिएगा। 5वीं खबर में आपको सागर की वो कहानी बताएंगे जो पहले भी दिखा चुका हूं। सुकून देने वाली खबर है। और हां, विस्तार न्यूज के लिए खुशखबरी है। दिव्यांग को विस्तार न्यूज ने वादा किया था, लेकिन खुशखबरी किसके लिए? विस्तार न्यूज के लिए। ट्राईसाइकिल मिल गई है, तस्वीर दिखाएंगे। और नहीं मिलेगी तो हम देंगे, ये वादा किया था। छठवीं खबर में बात करेंगे नक्सलियों के गढ़ सुकमा की। यहाँ 10 जनजाति संस्कृति के लोगों की मौत हो गई है। और जानते हैं इन लोगों की मौत कैसे हुई है? मलेरिया हो गया था और पूरे गांव को कोई जानकारी नहीं। ऐसी खबर सिर्फ आपका अपना चैनल ही दिखाएगा। यहाँ नक्सलियों ने नहीं, मलेरिया ने लोगों को मारा है। और आखिर में आपको बिटकॉइन वाली हलचल पर भी अपडेट देंगे। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली खबर क्या है वो दिखा देते हैं। अमेरिका ने गौतम अडानी को झटका दिया है। झटका दिया है, बहुत बड़ा झटका दिया है। पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं गौतम अडानी, इसलिए विवाद भी बहुत बड़े बड़े ही होते हैं। और विवाद सिर्फ देश तक सीमित नहीं है, अमेरिका पहुंच गया। उद्योगपति गौतम अडानी को अमेरिका से बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा झटका लगा है। गौतम अडानी के कंपनी पर अमेरिका में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने और सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है। यह खबर आपको बतानी क्यों जरूरी है? क्योंकि शेयर में निवेश आप लोग भी करते हैं। जैसे अडानी ग्रुप को लेकर कोई विवाद सामने आता है, सीधे अडानी ग्रुप के शेयर पर असर पड़ता है। और अगर आप भी अडानी ग्रुप से जुड़े शेयर खरीदे हैं तो यह खबर आपके लिए भी जाननी जरूरी है। चलिए पूरी खबर आपको बता देता हूं। स्क्रीन देख लीजिए स्क्रीन। अमेरिका प्रोसिक्यूटर ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अन्य अधिकारियों समेत कुल 8 लोगों पर सौर ऊर्जा से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को $250 मिलियन यानी लगभग 2110 करोड़ रिश्वत देने का आरोप लगाया है। 2110 करोड़ रुपया बहुत रुपया होता है। यह मामला 24 अक्टूबर 2024 को अमेरिकी कोर्ट में दर्ज किया गया, जिसकी सुनवाई 20 नवंबर को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई। और इस सुनवाई में गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। अरबों रुपए। जिन 8 लोगों पर आरोप लगे हैं उनका नाम भी देख लीजिए। गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी, साथ ही कई अधिकारी और अडानी ग्रुप से जुड़े लोगों के नाम भी शामिल है, जिनमें विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल कैबिनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल के नाम पर मामला दर्ज किया गया है। अब अमेरिका में आरोप लगे तो भारत की राजनीति में हंगामा मचना ही था, तो शुरू हो गया। विपक्ष को एक बार फिर बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। इस पूरे मामले में देश में मची सियासत पर पहले एक रिपोर्ट आपको देखना चाहिए। कौन क्या कह रहा है, किस पर क्या आरोप लगा रहा है, उसके बाद विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए, दिखाइए रिपोर्ट। $265 मिलियन की रिश्वत अडानी ने खिलाई है। अमेरिका के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, ठेका पाने के लिए बहुत ही गंभीर मामला है। अडानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ है। हिंदुस्तान में अडानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। ये राहुल जी का एक तरीका है
भारतवर्ष के ऊपर हमला करने का। उस व्यक्ति का नाम हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम के साथ जोड़ा जाता है। ये प्रधानमंत्री जी की अपनी साख पे ये उचित नहीं। ये देश के लिए, मोदी जी के लिए, पूरे बीजेपी के लिए शर्म की बात है। अडानी की वजह से मोदी जी ने इस देश को एक धब्बा लगाया है। तो बहुत चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होगी आहिस्ता आहिस्ता, उसमें ये सब निकल आएगा। सालों से कमाई हुई इज्जत एक इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से गवा देना, मैं मानती हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। रिपोर्ट में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का नाम शामिल है। और यह पूरा मामला जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। तब ओडिशा में बीजेडी की सरकार थी और नवीन पटनायक मुख्यमंत्री थे। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी और स्टालिन मुख्यमंत्री थे। जम्मू और कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी की सरकार थी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। मतलब चारों राज्यों में बीजेपी सत्ता में नहीं थी और इसीलिए बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। बीजेपी क्या कह रही है? क्योंकि गौतम अडानी का जब नाम आता है तो क्या कहते हैं राहुल गांधी? एक है तो सेफ है। किसका नाम लेते हैं? प्रधानमंत्री और अडानी का। लेकिन यहां बीजेपी कह रही है अडानी के मसले पर कि कांग्रेस शासित और गैर बीजेपी शासित राज्यों में किसको कहां कितनी रिश्वत मिली है, आरोप लगा रही है भाई भारतीय जनता पार्टी। सुनिए संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, सुनाइए। ये पूरा मामला जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है और उस समय जो 4 राज्य में एसडीसी, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो स्टेट की ही प्रॉपर्टी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की, भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में उस समय मौजूद थी। उस समय आंध्र प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा लेन देन के विषय में चर्चा हुई, किसकी सरकार थी? वाईएसआरसीपी की सरकार थी। उस समय तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु का नाम भी इसमें आता है, उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम आता है। किसकी सरकार थी? डीएमके, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी। उस समय उड़ीसा में किसकी सरकार थी? बीजेडी की सरकार थी। तो स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी, कांग्रेस और उनके सहायक दलों की सरकार थी। भूपेश बघेल जी से पूछताछ हो, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। सियासत शुरू हुई तो आरोपों की जांच छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई। बीजेपी भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साध रही है, भूपेश बघेल की तात्कालीन सरकार पर, कि जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच जब कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ सरकार को पैसे देने के आरोप लगाए गए हैं तो इस मामले में पूछताछ तो भूपेश बघेल से भी होनी चाहिए। अब नाम छत्तीसगढ़ का आया है, भूपेश बघेल का आया है, तो खुद भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। और हाँ, भूपेश बघेल पर सवाल उठे तो छत्तीसगढ़ के मंत्री श्याम बिहारी भी बोले हैं। सुना दीजिए दोनों को क्या कह रहे हैं दोनों नेता। भांग खाए हुए हैं क्या? ये सब रमन सिंह के समय में सब उनको सब एलओआई सब जारी हो गया था, ये उनके कार्यकाल का है। ये जो ग्राम सभा भी हुआ ना तो जनवरी 2018 का है, हमारी सरकार बनी दिसंबर 2018 में। बघेल जी कम से कम मुख्यमंत्री रहें, इतना बड़ा झूठ ना बोलें। और ये डॉक्यूमेंट्स है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने उस समय जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उस समय अडानी के परसा कोल ब्लॉक के लिए केंद्र सरकार को अपना एनओसी उन्होंने भेजा। अडानी पर आरोप लगा है, अडानी पर भारतीय अधिकारियों को पैसे देने का आरोप है, कई राज्य सरकारों को रिश्वत देने का आरोप है। फिर केस अमेरिका में क्यों दर्ज हुआ है? सवाल आपके मन में चल रहा है। अगर आपके मन में यह सवाल चल रहा है और आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो आपको सब कुछ समझा देता हूं। अपनी स्क्रीन को ध्यान से देख लीजिए, देख लीजिए।
अडानी पर यह आरोप लगाया गया है कि रिश्वत के पैसों को जुटाने के लिए अडानी ने अमेरिकी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। इसलिए इस मामले में 24 अक्टूबर को मामला दर्ज हुआ, जिसकी सुनवाई 20 नवंबर को हुई है। इस पूरे मामले को और आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो सीधे आपको दिल्ली ले चलेंगे। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ गए हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन किए हैं और छत्तीसगढ़ में इस मामले में जो सियासत शुरू हुई है उसके लिए मृगेंद्र पांडे दिखाई दे रहे हैं। मृगेंद्र पांडे, आपके पास आऊंगा क्योंकि तत्कालीन सरकार, कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल पर आरोप लग रहे हैं। संबित पात्रा दिल्ली में बैठकर पूर्व मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं। ऐसे में आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। लेकिन अमृत, ये जो कागज आपके हाथ में है, इस कागज का निष्कर्ष क्या है? विस्तार न्यूज के दर्शकों को बता दीजिए विस्तार से। ज्ञानेंद्र जी, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि अडानी किसी पार्टी के लिए एक बंधुआ मजदूर या फिर बंधुआ उद्योगपति नहीं है। अडानी को लेकर के जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, उल्टा ही उंगली उनके ऊपर इशारा करती है। लेकिन इससे भी बढ़कर बात यह है कि वर्ल्ड सिनेरियो में देखेंगे तो एक तरह का आर्थिक महायुद्ध चल रहा है और नो डाउट अडानी भारत के एक बड़े तुरुप के पत्ते हैं बतौर उद्योगपति। अगर देखेंगे आज ही के दिन जब शेयर मार्केट में ब्लड बाथ हुआ तो अडानी के शेयर्स गिरने से तकरीबन आपको बता दें कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया अडानी का। और अडानी के शेयर्स में आम आदमी भी पैसा लगाता है ये सोचकर कि मैं लार्ज कैप पे पैसा लगा रहा हूं, मेरा रिटायरमेंट बहुत बढ़िया से होगा। LIC के 12,000 करोड़ इसलिए डूब गए क्योंकि उसके इन्वेस्टमेंट अडानी में पड़ा हुआ था। तो एक तरह से देखेंगे तो भारत के मार्केट में एक तरह से क्षत विक्षत हालात आज दिखाई दी। ये क्यों हुआ? और दूसरा सवाल यह है कि जब भी संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है, अडानी नामक बम क्यों फट जाता है? पहले हमने देखा कि हिंडरबर्ग का बम फटा, उसके बाद माधवी बूच का फटा और इस बार फिर से शीतकालीन सत्र चलने वाला है, फिर से अडानी नामक बम फूट जाता है। एक और बात आती है जो मेरे हाथ में लिस्ट है, ये आरोप है सिर्फ, और आरोप के बिहाफ पे देखा जाए तो भारतीय शेयर बाजार को घुटनों पे लाने की कोशिश की गई है। आप देखेंगे इसमें वॉलमार्ट नाम की कंपनी, अमेरिका की कंपनी है, उसके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो भारतीय जो ऑफिशियल्स हैं उसके उन्हें घूस देने की कोशिश करती है ताकि उसे जल्दी से जल्दी अप्रूवल मिल सके। वॉलमार्ट जैसी कंपनी, बड़ी कंपनी जब ये देती है, क्या उसको लेकर के कोई अमेरिका में इतना बड़ा हंगामा हुआ? क्या वहां पे उनके शेयर मार्केट धराशायी हुए? दूसरी कंपनी है सीमेंस कंपनी है जो जर्मनी की कंपनी है, इसके ऊपर भी आरोप लगते हैं कि ये भारतीय कंपनियों को, उनके मालिकों को अपने हिस्से में ऑफिशियल्स को लाने के लिए पैसे का दुरुपयोग करती है। क्या उस समय जर्मन का शेयर बाजार जो जर्मनी का कोई गिरता है? बर्लिन में हलचल होती है? नहीं होती है। तीसरी बात मैं आपको बता, रिबॉक कंपनी जिनके जूते आम भारतीय भी पहनते हैं, इस कंपनी के ऑफिसर्स पे भी आरोप लगा कि इन्होंने पैसे देने की कोशिश की है। क्या रिबॉक से जुड़े हुए जो देश है या कंपनी है उसके शेयर्स पे कोई असर आया? अडानी पे क्यों आया है? यह सोचने वाली बात है कि जिस तरह से भारत की साख एक पूरी दुनिया में एक तेजी से बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था के रूप में है, उद्योगपति एक एसेट बनते जा रहे हैं। और ये उद्योगपति ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अपने उद्योग को बढ़ाए हैं। इसमें जो भी दानिशमंद आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी जो रोज अखबार पढ़ता है, वो जान सकता है कि किस किस शासनकाल में और अडानी को जो है दिए गए। अभी हिमाचल प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्री बंद हो जाती है तो सुखो सरकार दौड़ कर जाती है और कहते हैं कि आप सीमेंट फैक्ट्री स्टार्ट करिए, हमारी अर्थव्यवस्था जो है 2वें दर्जे में जा रही है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अमृत, जिस तल्लीनता से और जिस तन्मयता से आपने इसका विश्लेषण किया है, आपको सैल्यूट है। आप इतनी आसान भाषा में इस चीज को बता रहे थे कि ये कहीं भारत के खिलाफ तो साजिश नहीं है और उद्योगपति जब एक ताकत बनते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए आरोप है, आरोप लगेंगे, आरोप का पूरा विश्लेषण मैंने विस्तार से कर दिया। लेकिन जो बात अमृत कह रहे हैं, सैल्यूट है अमृत, जो बात आप कह रहे हैं उस बात पर देश की जनता को विचार करना होगा। बहुत शानदार विश्लेषण किया। और अब चूंकि तार जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से और नाम आ गया है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, संबित पात्रा ने लिया है, सोच समझ कर लिया होगा। इसको किस रूप में देखा जाना चाहिए? आपके हाथ में भी एक कागज में देख पा रहा हूं मृगेंद्र पांडे। देखिए, इस कागज में जो है वो स्पष्ट लिखा है कि 2021-2022 का ये मामला है। उस समय प्रदेश में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी
और प्रदेश में कोयला या अडानी को लेकर ये पहली बार कोई विवाद नहीं हो रहा। इससे पहले भी लगातार बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद उस समय कांग्रेस आरोप लगाती थी, और जब कांग्रेस की सरकार आई तो बीजेपी आरोप लगाती थी। अभी आपने खास बात ये देखा कि जिस पावर सेक्टर की बात हो रही है, सौर ऊर्जा की बात हो रही है और बिजली की बात हो रही है, वो सारा विभाग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास था। ऊर्जा मंत्री भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही थे। कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि ये लेटर सामने आया है और इसे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे रखा जा रहा है, हालांकि भूपेश बघेल इस चीज का खंडन कर रहे हैं और एमओडी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो 2021 और 2022 के लेटर हैं वो साफ साफ बताते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट में ये डील की गई और कांग्रेस गवर्नमेंट में जो अधिकारी थे, जो नेता थे, वो लोग इसमें शामिल हैं। बीजेपी आज इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है और भूपेश बघेल ये जो 2021-22 का मामला है उस पर जवाब नहीं दिया उन्होंने 2018 से पहले जो परसा ईस्ट केटे बासन कोल ब्लॉक है या फिर अडानी को जो एमओडी दिया गया है अलग अलग कोल ब्लॉक को, उसको लेकर कहा कि रमन सिंह के कार्यकाल का है, मतलब भाजपा के कार्यकाल का, लेकिन इस 2021-22 के आरोप का उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। कुल मिलाकर कहीं न कहीं संदेह की स्थिति बनी हुई है और इसे स्पष्ट करना चाहिए। अगर भूपेश बघेल ने अगर कोई डील नहीं की है या उनके अधिकारियों ने कोई डील नहीं की है तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। और इस मुद्दे देखिए ऐसा है, ये विस्तार न्यूज है। अगर इतने बड़े आरोप लगेंगे तो पहले आपने रिपोर्ट देख ली। आपको रिपोर्ट में एक एक पहलू को विस्तार से बता दिया, सब कुछ बता दिया जो आप जानना, देखना, समझना चाहते थे। मेरा हमेशा यह दावा होता है कि विस्तार न्यूज में मैं आपको जब कोई खबर दिखाता हूं तो कोई पहलू छोड़ता नहीं हूं। खबर मैंने दिखा दी, क्या आरोप लगा ये दिखा दिया, कहां नुकसान किसने, अमेरिका में क्या हुआ, सब कुछ दिखा दिया। और जो आशंका है, जो सियासत हो रही है, वो मेरे सहयोगी अमृत तिवारी ने बता दिया कि इस पहलू को नजरअंदाज मत कीजिएगा, सोचिएगा जरूर। और हां, छत्तीसगढ़ में अगर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लिया जा रहा है तो उसका पूरा विश्लेषण किसने बता दिया? मृगेंद्र पांडे ने बता दिया। अब इस खबर पर कुछ नहीं बचा है, इसलिए आप दोनों का शुक्रिया और नजर बनाए रखिएगा। जो भी अपडेट होगा आप दोनों की नजरों से विस्तार के दर्शकों को फिर से बताऊंगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अब आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे कौन सी खबर है? बाबा बागेश्वर की यात्रा शुरू हो गई है। हिंदुओं एकजुट हो जाओ, इसी हुंकार के साथ बाबा बागेश्वर की 9 दिन की पदयात्रा शुरू हो गई है। हिंदुओं के बीच मौजूद जाति भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए यह पदयात्रा निकाली गई है। बाबा से भी बात करके आया हूं। बाबा ने बताया कि इस यात्रा का एक ही मकसद है, सनातनियों एकजुट हो जाओ। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा पहले दिन बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर के दर्शन और राष्ट्र ध्वज और भगवा ध्वज फहराकर शुरू की गई। बाबा बागेश्वर की रैली में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, भारी भीड़ उमड़ी है। आज दिन भर जो रंग बिरंगी तस्वीरें आई हैं, पहले उस पर एक रिपोर्ट देखना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कि यात्रा जब शुरू हुई तो क्या स्थिति थी, यात्रा जब सड़क पर पहुंची तो कैसे पहुंची, और पदयात्रा अभी किस स्थिति में, सब कुछ देखना चाहते हैं, एक रिपोर्ट में देखना चाहते हैं। आज की एक एक तस्वीर आप देखना चाहते हैं। कल कैसे बाबा बागेश्वर ने तैयारी की, छत में चढ़कर मोबाइल में इस तरह से लोगों ने समर्थन दिया, और आज यात्रा कैसे निकली और कहां तक पहुंच गई है, सब कुछ पहले इस रिपोर्ट में देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। दिखाई भाई। जात पात की विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। भारत के हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात और भेदभाव को मिटाने के लिए हम तो निकल पड़े हैं। यहाँ पर महिलाओं से मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक महिला के साथ इस समय धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। ये एक दर्द है जो धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने भक्तों में, या यूं कहें कि अपने चाहने वालों की आंखों में देख लेते हैं। बड़े लोग तो वीआईपी प्रोटोकॉल लगा के, पुलिस वाले लगा करके धाम पे मिल लेते हैं। इनका कौन है? इनसे कौन मिल पाता है? शिवराज वाले गुरुजी, मेरे गुरुजी, गुरुजी, मेरे गुरुजी, मेरे गुरुजी, मेरे घर सदैव बागेश्वर धाम महाराज का आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर, और जो वो ये कार्य कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं।
भारत से नहीं नेपाल से आए हैं, जो रह गए हैं, जिनका जमीर जिंदा होगा, जिनके अंदर हिंदुत्व जिंदा होगा, वो 29 तारीख को ओरछा पहुंच रहे हैं और इस देश में एक नया अध्याय लिख रहा है। 29 तारीख को लाखों लोग राम राजा ओरछा में एक साथ दोपहर 2 बजे संकल्प लेंगे कि हम सब हिंदू एक हैं। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में आम आदमी भी है, साधु संत भी हैं। आशीर्वाद लेने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह भी पहुंचे। बाबा कह रहे हैं अमीर लोगों को तो प्रोटोकॉल लगाकर धाम पहुंच जाते हैं, लेकिन इन लोगों से कौन मिलेगा जो बाबा से मिलने दूर दूर से आ रहे हैं। बाबा ने कहा कि कई भक्त तो नेपाल से आए, तो विस्तार न्यूज थोड़ा और आगे बढ़ा और बाबा के भक्तों से मिला। देखिए कहां से भक्त बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। ये रिपोर्ट भी आपको देखना चाहिए, देखिए। इस वक्त मैं हाईवे पर बैठा हुआ हूं और उस हाईवे पर उस यात्रा का इंतजार किया जा रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का इंतजार किया जा रहा है। लोग घंटों से यहाँ पर बैठे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। और आप लोग कहाँ से आए हैं? हम पटना से आए हैं। पटना से आए हैं? समर्थन है पूरा हिंदू? ग्वालियर से सर, ग्वालियर से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। हम तो सोमवार को आए थे। हाँ 3 दिन हो गए, 3-4 दिन हमको रुके। जितने हमारे सनातनी भाई हैं, हिंदू भाई हैं, घर घर निकले और घर घर जाके हनुमान चालीसा करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ से हैं आप लोग? हम उत्तराखंड से हैं, गंगोत्री से। हम गंगोत्री का जल हमने रामेश्वर पहुँचाया। ये जो यात्रा निकल रही है कैसा देखते हैं इसे आप? कितना बढ़िया? बहुत अच्छी है। मैं चाहती हूँ कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाऊँ। महाराज जी जो जैसे चाहते हैं, जात पात को मिटाऊंगी और भारत को भव्य और हिंदू राष्ट्र बनाऊंगी। हम लोग पूरी 9 दिन की यात्रा करेंगे। 9 दिन की यात्रा करेंगे? हाँ। पूरा 9 दिन चलेंगे, इसके बाद फिर हम गुजरात के लिए जाएंगे। ओरछा से फिर हम गुजरात के लिए मुड़ जाएंगे। इस यात्रा में आपको हर वर्ग देखने को मिलेगा, हर वर्ग देखने को मिलेगा, चाहे वो बच्चा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, दिव्यांग हो। कहाँ से आए हो दादा? भोपाल से। मुंबई से। मुंबई से आए जी। आपका बेटा है? हाँ जी। सनातनियों से भी कहते हैं कि आप सभी लोग सहयोग करें। हम बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार से आए हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले पंडित जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी है, इनसे बड़ा इस चीज पर समर्पित कोई दूसरा। बिल्कुल। बिहार, यूपी, मुंबई, गंगोत्री से लोग आए हैं। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए इस पदयात्रा का पहला दिन था। तस्वीरें दिखा दी। पहले दिन की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। पहले दिन की यात्रा में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद वीडी शर्मा भी शामिल हुए। ये रिपोर्ट भी देखिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने आज शुरुआत की है और सामाजिक समरसता के बड़े लक्ष्य को लेकर उन्होंने इस यात्रा को शुरुआत किया है। मेरे संसदीय क्षेत्र से, खजुराहो से आज यात्रा यहाँ से निकली है। मैंने अभी यात्रा में सम्मिलित होकर के आशीर्वाद लिया है और ये बड़ा उद्देश्य है। आपको सब कुछ बता दिया, नेता कौन पहुंचा ये भी बता दिया, कहां से लोग पहुंचे ये भी बता दिया, लेकिन ये भी तो कहा था कि अभी क्या माहौल है। अभी क्या माहौल है दिखाने के लिए मेरे साथ दुर्गेश जुड़ गए हैं और सुबोध मेरे सहयोगी छतरपुर से जुड़ गए हैं। छतरपुर से कहां तक पहुंच गई ये यात्रा, अभी क्या स्थिति है, आप दोनों लोग आपस में बात करते हुए सब कुछ दिखा दीजिए। आपके पास 1 मिनट का समय है दुर्गेश और सुबोध। बिल्कुल, देखिए बहुत कम वक्त मिला है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि आज सुबह 10 बजे के बुलेटिन में हमने शुरुआत की थी जय श्री राम के साथ, तो जय श्री राम के नारे के साथ एक बार फिर शुरुआत करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम के साथ। देखिए हमारे साथ सुबोध जी हैं, हम सुबोध और हम सुबह से इस पूरी कवरेज को कर रहे हैं। कैसा माहौल देखा? बागेश्वर धाम में पहले भी भीड़ आई है, लेकिन उस भीड़ और इस भीड़ में कितना फर्क नजर आया? देखिए बिल्कुल, आज जो छतरपुर जिला रहा है एकदम
राममय हो गया है। जिस तरह से जय श्री राम के नारे लगते रहे और बागेश्वर धाम से वो यात्रा शुरू हुई और कब विराम हो गई इसका भी पता नहीं चला, क्योंकि सुबह से हम लोग पैदल चल रहे हैं। पैदल चल रहा है, देखिए, और सबके चेहरे, ये सभी लोग दिल्ली से हैं, यानी जी ये सभी लोग दिल्ली से आए हैं, सुबह से पैदल चल रहे हैं आप लोग, लेकिन चेहरे पर रौनक कम नहीं हुई है। बिल्कुल भी नहीं होगी। और मैं 60+ हूँ और मैंने 17 किलोमीटर पूरा किया है, पैदल चल रही हूँ। कोई थकान चेहरे पे? बिल्कुल नहीं। चेहरे की स्माइल बता रही है ज्ञानी जी की, कोई थकान नहीं है, बताइए। बिल्कुल भी नहीं थकान। बिल्कुल थकान नहीं है, सभी वर्ग है यहाँ पर। क्या कहेंगे आज के, कैसा लगा पूरा दिन भर? मज़ा आ गया। टाइम होता तो 10 दिन यहीं पे टिक के जाते, लेकिन शुरुआत करिए तो लास्ट वाले दिन फिर पूछिए आपको मिलेंगे। कि सोने की व्यवस्था कहाँ है, रुकने की व्यवस्था कहाँ है, ठहरने की व्यवस्था कहाँ है? जी चलिए, नेटवर्क की दिक्कत है, मैं समझ गया, नेटवर्क की दिक्कत है। चलिए कोई बात नहीं, आपने सब कुछ देख लिया। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हटा दीजिए, कोई बात नहीं, चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। और अगली खबर क्या है? घर दे दीजिए, हमारा सपना है, हमारा सपना है। और घर किसी का भी सपना होता है, हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, जिसमें वो अपने परिवार के साथ जीवन गुजारे। अपने घर के लिए आदमी खूब मेहनत करता है, पूंजी जुटाता है, और तब जाकर कहीं ये सपना पूरा हो पाता है। लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर अपना घर ना मिल पाए तो बहुत दुख होता है, आदमी परेशान हो जाता है। और ये खबर आज बहुत इमोशनल खबर है, बहुत दुखी करने वाली है, क्योंकि पैसा लगाने के बाद भी कई परिवार ऐसे हैं जिनको घर नहीं मिला है। मैंने कहा ना कि खबर बहुत इमोशनल है, भावुक करने वाली है। ये तस्वीरें देखिए, भोपाल नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते ये वो लोग हैं जो अपने घर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने अपने घर के लिए नगर निगम को जीवन भर की कमाई दे दी और अभी भी किस्त भर रहे हैं। 4 साल से ज्यादा का समय बीत गया है, इन्हें अभी तक अपना घर नहीं मिला, इसलिए लोग मजबूर हैं। अपना हक मांगने के लिए ये लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। कई लोग तो किस्त और किराया दोनों का बोझ उठा रहे हैं और कुछ लोग अधूरे बने फ्लैट में ही रहने चले गए। इन तस्वीरों को देखने के बाद विस्तार न्यूज़ की टीम निगम की बनाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना तक पहुंची। लोग परेशान हैं, सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं। क्या कहा है लोगों ने, सुनना चाहते हैं? सुनिए। बताइए, पूरी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन ना कोई सुरक्षा की गारंटी, ना लिफ्ट, ना कोई खास सुविधा। आंखों में आंसू हैं, बच्चे परेशान हैं। बाउंड्री ना होने से कभी भी कोई भी आ जाता है। रात में निकलने से महिलाएं डरती हैं। बस इसलिए आपका अपना चैनल इनका दर्द दिखाने पहुंचा था। इन लोगों से बात करने के बाद हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी ने सोसाइटी का भी हाल दिखाया है, जिसमें परिवार रहने को मजबूर हैं और कई लोग किस्त भरने के बाद भी किराए के मकान में रह रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट अभी पूरा ही नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले ये घर तय समय के बाद भी अधूरे हैं। दीपक द्विवेदी की ये रिपोर्ट देखिए।
लिफ्ट की जगह यहाँ पर अभी तक लिफ्ट लगकर लोगों के लिए चल जाना थी, पर आप ये देखेंगे तो अभी हादसे का इंतज़ार करवाते हुए एक बड़ा गड्ढा, ये जुगाड़ की सीढ़ी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे बनाई गई है। जो काम पूरा हो जाना था वो अभी तक पूरा नहीं। आप जब देखेंगे तो यहाँ पे न किसी तरीके की कोई व्यवस्थाएं हैं। जो काम हो भी चुका था, जो पाइपें लग चुकी थी, वो पूरी तरीके से टूटकर अभी बिना रहे लोगों के खराब हो चुकी है। तो ये वो कमरे हैं जिनमें काम चल रहे हैं, पूरी तरीके से अभी आधे अधूरे हैं। जो प्लास्टर किए गए थे इन कमरों में, ये पूरी तरीके से झड़ गए। ये स्थितियां प्रधानमंत्री आवास योजना की हैं, जिसके भ्रष्टाचार खुलता हुआ आपको नजर आएगा। नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। केंद्र सरकार चाहती है कि हर जरूरतमंद के सिर पर छत हो, लेकिन घर बनाने का जिम्मा जिनके हाथों में है वो इस काम को लेकर गंभीर नहीं है। इसी का नतीजा है कि प्रोजेक्ट लेट हो रहा है। ऐसे में पीएम आवास का सपना कब पूरा होगा, अभी भी बड़ा सवाल है। भोपाल में 2100 से ज़्यादा लोगों ने अब तक बुकिंग की है, 2100 से ज़्यादा लोगों ने। इस प्रोजेक्ट के तहत बाग मुगलिया में 544, 12 नंबर में 800, गंगानगर में 561 और कोटरा सुल्तानाबाद में करीब 700 से 800 आवास बनाए जा रहे हैं। ये आवास मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बनाए जा रहे हैं। लोगों को साल 2022 तक ये मकान मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाए। और जिस सुस्ती से काम चल रहा है उसके हिसाब से तो 2026 के पहले तक आवास मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। यानी कि आवास मिलने में 4 साल तक की देरी तय है। मामले को लेकर क्या कह रहे हैं निगम के कमिश्नर हरिंद्र नारायण, सुन लीजिए। लोग आए हैं, 3 जो हमारे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिनमें काफ़ी डिले चल रहा है, तो उसके ये हितग्राही आए हैं। तो इनको टाइमलाइन हमने बताया है कि हम किस टाइमलाइन के हिसाब से, क्योंकि इन तीनों में देर होने का कारण था क्योंकि इन तीनों जगहों पे ठेकेदार जो पुराने जो थे वो टर्मिनेट हो गए थे और नया ठेकेदार को हम लोगों ने यहाँ पे रोप इन किया था और उसके हिसाब से अब नया टाइमलाइन इनको बता रहे हैं। कमिश्नर साहब, आपकी बातों में एक उम्मीद है, हमें यकीन है कि आप जल्दी करेंगे, इसलिए प्लीज जल्दी करिए, जल्दी करिए। लोगों को काफी उम्मीदें हैं आपसे, लोग आवास के लिए इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ बता दिया, विस्तार से दिखा दिया, क्योंकि आपके घर का मसला था, आपके सपनों के घर का मसला था। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कौन सी है? मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिली है। आज मध्य प्रदेश से बहुत खबरें, आज मध्य प्रदेश से बहुत खबरें। मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी है। आपके मध्य प्रदेश में पहला मेडिसिटी बनने जा रहा है और मध्य प्रदेश का पहला मेडिसिटी बनेगा उज्जैन में। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज इसके लिए भूमि पूजन कर दिया है। सीएम की इस पूरी सौगात पर विस्तार से बात होगी, सब कुछ बताएंगे आपको। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 592 करोड़, फिर से बता रहा हूं, 592 करोड़ मतलब करीब 600 करोड़ की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन कर दिया है। पंडित उमेश नाथ जी महाराज ने, राज्यसभा के सांसद, मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन कराया। मेडिकल कॉलेज लगभग 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। सीएम ने मेडिकल कॉलेज के साथ ही मेडिसिटी की भी आधारशिला रखी। मेडिसिटी परिसर में ही ये मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होगा। उज्जैन और मध्य प्रदेश को मिलने वाली इस सौगात पर रिपोर्ट देख लेना चाहिए आपको, फिर विस्तार से तो बात करता ही हूं। पहले ग्राउंड की तस्वीर देखिए। मेडिकल सिटी अब ये पूरा परिक्षेत्र बन रहा है। अपना मेडिकल डिवाइस पार्क, भारत का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क अगर कहीं है तो विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में है। इस बात का आनंद 30 लाख की लागत से आज हमने इसका भूमि पूजन किया है, ये आनंद की बात। और एक ऐसे कंसेप्ट से बनाई जा रही है पूरी मेडिकल सिटी जिसमें कम से कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं को एक ही जगह पर इकट्ठा करने का प्रयास किया है। इतिहास से इतिहास बनते जा रहे हैं और एक इतिहास बना था महाकाल लोक बनने के बाद, और आज एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है देश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव। मेडिकल सिटी
की बड़ी सौगात मिलने जा रही है और यह दूसरा मेडिकल सिटी होगा देश का जो सर्व सुविधा युक्त पूरी तरह हाईटेक होगा। अब समझ लीजिए कि ये मेडिसिटी कितना भव्य होने वाला है। देख लीजिए स्क्रीन। मेडिसिटी में 600 बेड की आधुनिक बिल्डिंग होगी जिसमें ग्राउंड के साथ 13 मंजिल होंगी। मतलब ये 13 मंजिला इमारत होने वाली है। पूरी इमारत मॉडर्न उपकरणों से लैस होगी। मेडिकल से संबंधित सभी आवश्यक सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाएंगी। सबसे बड़ी बात, टेलीमेडिसिन की सुविधा भी होगी। मतलब आपको विदेश में बैठे किसी अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर से परामर्श लेना है तो वो भी हो जाएगा। इसके अलावा 150 सीटों का एक कॉलेज भी होगा जिसमें मेडिकल के स्टूडेंट्स पढ़ाई करेंगे। 605 बेड का एक हॉस्पिटल का भवन भी होगा। इसके और गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग 2 हॉस्टल भी होंगे जिसमें करीब 1268 स्टूडेंट्स रह सकेंगे। इस कार्यक्रम के मौके पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ की है और उन्होंने इस सौगात के लिए तारीफ में क्या कहा है, सुन लीजिए। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने बहुत ही थोड़े समय में मध्य प्रदेश में अपनी योजनाओं से, अपने कार्यों से लोगों के दिलों में एक अलग स्थान बनाने में सफलता प्राप्त की है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी। अभी डॉक्टर मोहन यादव जी को 1 साल पूरे नहीं हुए मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन 1 साल पूरे नहीं हुए उसके पहले ही उन्होंने सिर्फ मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज का अस्पताल ही नहीं, मेडिसिटी की अवधारणा को उज्जैन में लाने में सफलता प्राप्त की है और आज उसका भूमि पूजन कर दिया है। चलिए, ये जो तारीफ चल रही है डिप्टी सीएम की और सौगात तो बड़ी है, इसलिए अंचल ये जो सौगात मिली है और मध्य प्रदेश को, जैसा कि कह रहे हैं कि 1 साल में चाहे उद्योगों का मसला हो, चाहे इन्वेस्टर मीट हो, चाहे मजदूरों को लेकर हो, चाहे पशुपालन को लेकर हो, और अब लगभग 600 करोड़ की सौगात, मध्य प्रदेश बदल रहा है। अंचल, बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेंद्र, बदल रहा है मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो काफ़ी कुछ देखने को मिला और अब जबकि सिंहस्थ भी होने हैं उज्जैन में, और उससे पहले 3 साल के भीतर इतना बड़ा कॉन्सेप्ट तैयार किया है जो 3 साल के भीतर बनकर तैयार होगा। 592 करोड़ रुपए की लागत से ये मेडिसिटी और मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। निश्चित रूप से ये उज्जैन के लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक सौगात है, क्योंकि ये प्रदेश का पहला मेडिसिटी अस्पताल और इस तरीके का बन के तैयार हो रहा है। देश में ये दूसरा होगा और प्रदेश के लिए पहला होगा। तो सौगातों की झड़ी लगा रहे हैं और अभी आने वाले दिनों में विदेश भी जा रहे हैं मुख्यमंत्री, और निश्चित रूप से वो वहां से भी उद्योग को आकर्षित करने के लिए, इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए उनसे बात करेंगे और प्रदेश में किस तरीके से उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, इसकी चिंता साफ तौर पर, जिस तरीके से उनकी कार्यवाही है, जिस तरीके से कार्य प्रणाली है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, चाहे वो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से हो या फिर स्टेट लेवल पे और दूसरे भी राज्यों में जाके, और नजर बनाए रखिएगा। और जो भी सौगात मिल रही है मध्य प्रदेश को, इसी तरह से हम विस्तार से दर्शकों को बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंचल। विस्तार न्यूज की मुहिम रंग लाई, दिव्यांग के जीवन में खुशियां आई। आज एक बहुत अच्छी खबर आई है, बहुत सुकून देने वाली खबर है। बहुत अच्छा लगता है जब आपकी खबर की वजह से किसी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो जाता है, किसी व्यक्ति के संघर्ष को मंजिल मिल जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है मध्य प्रदेश के सागर जिले में। विस्तार न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है और सागर से बड़ी खुशखबरी आई है। एमपी के सागर के रहने वाले अनिल कुमार को ट्राईसाइकिल मिल गई है। ये वही अनिल कुमार हैं, एक ट्राईसाइकिल के लिए दर दर भटक रहे थे। प्रशासन का शायद ही कोई ऐसा अधिकारी बचा हो जिसके पास अनिल कुमार फरियाद लेकर ना पहुंचे हो, लेकिन अनिल को कहीं से कोई मदद नहीं मिली। अनिल आखिरी उम्मीद के तौर पर विस्तार न्यूज के पास आए और विस्तार न्यूज ने दिव्यांग अनिल की मदद का बीड़ा उठाया। 2 तस्वीर देख लीजिए, 2 तस्वीरों को देख लीजिए और समझिए। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब अनिल कुमार दर दर भटक रहे थे, हर अधिकारी के पास जा रहे थे और बस एक ही आस लिए हुए थे कि बस एक ट्राईसाइकिल मिल जाए। ट्राईसाइकिल तो नहीं मिली, लेकिन अनिल को हर जगह से निराशा ही मिली। और दूसरी तस्वीर अब की है, जब विस्तार न्यूज़ पर खबर चलाए जाने के बाद अनिल को ट्राईसाइकिल मिल गई है।
अनिल बहुत खुश हैं, विस्तार न्यूज़ का धन्यवाद भी कर रहे हैं। पहले अनिल की खुशी देख लीजिए, अनिल को सुन लीजिए, अनिल क्या कह रहे हैं, फिर आगे बात करेंगे। मैं करीब 5 साल से परेशान था, घर पे ही रहता था, अपने रूम में बैठ के टीवी देखनी पड़ती थी मजबूरी में। ऐसे मैं 4 आदमियों के साथ मिल सकता हूँ, घूम सकता हूँ, कुछ खा सकता हूँ, मतलब मेरे को जो करना है मैं कर सकता हूँ। मैं विस्तार न्यूज़ का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ज्ञानेंद्र सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विस्तार न्यूज़ ने न सिर्फ अनिल की मदद की थी, बल्कि ये वादा भी किया था कि अगर प्रशासन अनिल को ट्राईसाइकिल नहीं दे पा रहा है तो हम देंगे, यानी विस्तार न्यूज़ देगा। दिव्यांग अनिल को ट्राईसाइकिल दिलाने का सफर आसान नहीं था। अनिल को ट्राईसाइकिल इसलिए नहीं मिल पा रही थी क्योंकि अनिल सरकारी कागजों के हिसाब से 70% ही दिव्यांग थे और प्रशासन ट्राईसाइकिल देने के लिए 80% दिव्यांग को ही पात्र मानता है। अनिल का दावा था कि वो 90% दिव्यांग है। विस्तार न्यूज़ पर खबर दिखाने के बाद सबसे पहले प्रशासन ने अनिल को दोबारा मेडिकल चेकअप करते हुए उन्हें 80% विकलांगता का प्रमाण पत्र दिया और अब अनिल को ट्राईसाइकिल भी देती है। बहुत अच्छी खबर थी, सुकून देने वाली खबर थी, इसलिए आपको विस्तार से सब बता दिया। ऐसे ही विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल आपकी समस्याएं प्रमुखता से दिखाता रहेगा और आपका जीवन आसान बनाता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर क्या है? अगली खबर क्या है भाई? नक्सलियों ने नहीं, मलेरिया ने मारा है। और एक आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं, हम लोगों ने कई ऐसी खबरें की हैं बस्तर से, कई ऐसी खबरें की हैं कि नक्सलियों से ज्यादा कई बार जवानों को नुकसान मच्छरों ने पहुंचाया है। लेकिन आज जो खबर आई है वो बहुत परेशान करने वाली है। सुकमा से एक डराने वाली ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई गई। आदिवासियों की बस्ती मलेरिया की चपेट में है। 10 दिनों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 10 लोगों ने जान गंवा दी है। आदिवासियों को बचाने की स्वास्थ्य विभाग की कैसी तैयारी है? जिस इलाके में ये गांव है वहां पहुंचना कितना कठिन है, दवाई पहुंचना कितना कठिन है, आज हम आपको सब कुछ विस्तार से दिखाएंगे। सुकमा जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर गोमुंडा नाम की आदिवासियों की बस्ती है। यहाँ पहुँचना आसान नहीं क्योंकि जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में पूरा दिन लग जाता है। गांव तक पहुंचने के लिए पहाड़ों पर 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। हमारे संवाददाता शाहनवाज खान ने इस जोखिम भरे सफर को पूरा किया और मलेरिया की मार झेल रहे आदिवासी भाइयों बहनों की ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। बहुत मेहनत से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करके इस इलाके से लाया जा सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ पिछले 15 सालों में न जाने कितनी बार मैं नक्सलियों के गढ़ के अंदर गया हूँ और वहाँ जाने के लिए आपको कई बार पगडंडियों में कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। 4 पहिया तो छोड़िए, 2 पहिया भी वहां नहीं जा सकते। ऐसी स्थिति में विस्तार न्यूज़ का सहयोगी क्यों गया वहां? विस्तार न्यूज़ का रिपोर्टर वहां क्यों गया? आपके लिए गया, आपके लिए गया क्योंकि 10 लोगों की जान इतनी सस्ती नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि आपकी जान हमारे लिए इतनी सस्ती नहीं है। आपकी जान चली जाए और कोई इस खबर को दिखाए भी ना, केवल इसलिए कि वहां जाना इतना कठिन है। ये विस्तार न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, ये विस्तार न्यूज़ के सहयोगी हैं। आपके लिए, आपको बचाने के लिए ये जान जोखिम में लेकर जाते हैं। ये नक्सलियों का गढ़ है, यहां पहुंचने के लिए कई बार स्पाइक होल का सामना करना पड़ता है। समतल जमीन में बड़े बड़े रॉड लगे होते हैं, उसमें गिर जाने से लोगों की जान चली जाती है। कई बार ब्लास्ट हो जाता है, कई बार टिफिन बम होता है, कई बार नक्सलियों से सामना हो जाता है। मेरा खुद कई बार इस इलाके में नक्सलियों से सामना हो चुका है, लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि आपकी फिक्र है, आपकी चिंता है। 10 लोगों की जान चली जाएगी। प्राइम टाइम में खबर दिखाएंगे विस्तार न्यूज़ में, इसी तरह से रिपोर्टर ग्राउंड पर जाएंगे, आपकी चिंता करेंगे। रिपोर्ट देखिए, बहुत मेहनत से शाहनवाज खान ने यह रिपोर्ट तैयार की। यहाँ से पहाड़ के ऊपर जाने से पहले हमको 10 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ेगा। रात को 10 बज चुके हैं और हम अपने बसेरा में आ चुके हैं। मेरे साथ डॉक्टर साहब भी हैं। पहाड़ियों से होते हुए आया हूँ, बहुत ऊंचे पे ये गांव बसा हुआ है, तो हम लोग को पैदल आधा रास्ता तो एम्बुलेंस और आधा रास्ता तक फिर उसके बाद बाइक से आए हैं। गोमुंडा ग्राम में 10 लोगों की मौत के बाद
स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है सीधे ग्राउंड पे पहुंची है और शिविर के माध्यम से ग्रामीणों का चेकअप किया जा रहा है। 18 नवंबर से यहाँ पे कैंप शिविर लगा हुआ है। तब से हम लोग मलेरिया का RDT टेस्ट जो किट से होता है वो अभी तक 380 आसपास किए हैं हम लोग। 18 तारीख से आज तक के लिए 150 कुछ लोगों का निकला। टेस्ट किया गया तो सबसे ज़्यादा मलेरिया यहाँ पे पाया गया सर। मस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस नहीं है, कोई मच्छर पनपने का जगह नहीं है, सूखा है, पहाड़ है। रीज़न कुछ और हो सकता है किट में पॉजिटिव आ रहे तो। इससे पहले इन गांव वालों की समस्या दिखाने कोई चैनल नहीं पहुंचा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल है, आपकी समस्याओं की हमें फिक्र है, इसलिए सब कुछ विस्तार से दिखाना हमारा फर्ज है। बुंगुडा गांव की हालत ऐसी है कि 2018 के बाद आज तक केवल 3 बार ही डॉक्टरों की टीम इस गाँव पहुँची है। 2018 के बाद सोचिए 3 बार। ये गाँव नक्सलियों के आतंक की मार भी झेल रहा है। यही वजह है कि इस गांव में सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। गांव की आबादी 2100 से ज़्यादा है, जहां 70% लोग मलेरिया से पीड़ित हैं। सोचिए 70% लोग, बहुत चिंताजनक बात है, बहुत चिंताजनक बात है। गांव वालों के पास ना तो मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी है और ना ही पानी का शुद्ध पीने का शुद्ध पानी। हालत यह है कि गाँव के ज़्यादातर बच्चे कुपोषण और महिलाएँ एनीमिया का शिकार हो रहे हैं। बीमारी से हो रही मौत का बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ रहने वाले लोग बीमारी को बीमारी मानते ही नहीं हैं, उसे देवी का श्राप मानते हैं। डॉक्टरी इलाजों में गांव के लोगों का भरोसा नहीं दिखता है। खैर, गांव में अभी 3 दिन से डॉक्टर कैंप लगा रहे हैं और लोगों का इलाज कर रहे हैं। गांव की पूरी स्थिति समझने के लिए हमारे साथ संजय ठाकुर जुड़ गए हैं। बस्तर में स्थिति कई बार संजय, हम लोग जब ग्राउंड रिपोर्ट हम और आप कई बार करने गए हैं, कई बार इस तरह की रिपोर्ट हम लोग करके लाए हैं कि नक्सलियों से ज़्यादा खतरा हमारे वीर जवानों को मच्छरों से रहा है। और बस्तर के मच्छर ऐसे होते हैं कि अगर वो आपको काट लें तो न जाने कितने लोगों को इन मच्छरों ने नुकसान पहुंचाया है और 10 लोगों की मौत की वजह मच्छर बन रहे हैं। हालात चिंताजनक थी। शहनवाज ने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा दी है। आगे क्या तैयारी है संजय, ये भी बता दीजिए आप। देखिए, शहनवाज की ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस इलाके में प्रशासन की जो सीधे तौर पे प्रशासन ने अनदेखी की इस इलाके की, उसका खामियाजा आज वहाँ के ग्रामीण भुगत रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो इक्का दुक्का बार इस गांव तक पहुंचती है। यहाँ के लोग जो हैं वो मलेरिया से बचने के लिए जागरूक नहीं हैं। यहाँ मलेरिया मुक्त अभियान जो है वो सिर्फ कागजों में पहुँचता है। कागजों में गोगुंडा को जो है लिख दिया जाता है कि यहाँ भी मलेरिया मुक्त अभियान पहुँच गया, लेकिन ना मच्छरदानी पहुँचती है ना ही वहाँ पर जाँच होता है। अब जब मामला हाथ से निकल गया है तो स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पहुंची। जब शहनवाज इस गांव में पहुंचे थे तो सोचिए पहुंचना कितना मुश्किल है कि शहनवाज को पूरा एक दिन सफ़र करना पड़ा, एक पहाड़ी पार करनी पड़ी। इसके बाद शहनवाज ने भी रात इसी गांव में गुजारी। यहाँ नेटवर्क भी नहीं था। शहनवाज उस रात पहाड़ी के ऊपर चढ़ा। शहनवाज ने पहाड़ी के ऊपर चढ़ के मुझे कॉल किया, गांव की हालात बताए। तो मैंने उसे एक ही बात कही कि शहनवाज अपना भी ख्याल रखना, क्योंकि हमने भी कई बार जब इस इलाके में हम ग्राउंड रिपोर्ट करने जाते हैं तो वापस आके बीमार पड़ जाते हैं। मच्छर ये देख के नहीं काटते कि वो रिपोर्टर है, जवान है या फिर ग्रामीण है, तो ऐसे में रिपोर्टर्स के भी बीमार होने की संभावना बनी रहती है। सबसे जो जहाँ अभी फिलहाल जो राहत की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम पिछले 3 दिनों से लगातार इस गांव में बैठी हुई है। जब जांच की जा रही ग्रामीणों की, बड़ी संख्या में ग्रामीण जो है वो मलेरिया पीड़ित पाए गए हैं। साथ ही यहाँ ये भी देखा जा रहा है, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कहा कि यहाँ पर क्योंकि पानी जमा नहीं है, सूखा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, ऐसे में मलेरिया के लार्वा नहीं मिल रहे हैं, जो मच्छर के लार्वा होते हैं। ऐसे में वो ये भी संभावना जता रही है कि क्या और कोई बीमारी भी यहाँ आ सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है अब इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और इस पूरे इलाके में जांच अभियान चला रही है। जितने भी मामले पॉजिटिव आए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। एक और समस्या है कि इस गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती। लगभग 10 किलोमीटर का सफर आपको जो है मुख्य मार्ग के लिए तय करना पड़ता है। ठीक है संजय, मैं समझ रहा हूं, नजर बनाए रखिएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की एक और खबर है, महाराष्ट्र चुनाव से उसका कनेक्शन है। उस खबर को मैं दिखाता हूं। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र में चुनाव के बीच बिटकॉइन वाली पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है। देख लीजिए आप, कारोबारी गौरव मेहता के घर ईडी का छापा पड़ा है, देख लीजिए।
पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है। कल विस्तार से खबर दिखाई थी, लेकिन इस बिटकॉइन घोटाले की जांच छत्तीसगढ़ में चल रही है। ईडी की टीम ने राजधानी रायपुर में छापेमार कार्रवाई की है, दिखाना बहुत जरूरी है। कारोबारी गौरव मेहता के रायपुर के घर कल करीब 12 बजे 7 से 8 अधिकारियों की टीम आम्रपाली सोसाइटी स्थित A47 नंबर के मकान पर पहुंची, जहां गौरव मेहता परिवार समेत यहां मौजूद थे। ईडी की टीम ने पहुंचते ही पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ करीब 28 घंटे तक चली, जिसके बाद सीबीआई ईडी ने कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और दस्तावेज जब्त किए हैं, जिनकी जांच अब ईडी की फॉरेंसिक टीम करेगी। अब इस पूरे मामले पर सियासत कैसे हो रही है, ये समझना चाहते हैं तो पूरा मामला विस्तार से जानना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट आपको देखना पड़ेगा। रिपोर्ट पहले देख लीजिए। He says all bitcoins and cash is with you. गौरव मेहता के साथ में भी भूपेश बघेल जी के संबंध रहे। महादेव मामला तो आप सब लोगों को जग जाहिर हो ही गया है। संजय श्रीवास्तव इस प्रकार से बात करें तो उसके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा मैं। जांच में सब आ जाएंगे, किससे तार कहाँ जुड़े हैं, कोई वक्त से थोड़े जाएंगे। समझ गए आप? इस खबर पर पूरी अपडेट के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा? मृगेंद्र पांडे के पास जाना पड़ेगा। मृगेंद्र पांडे जुड़ गए हैं क्या? मृगेंद्र पांडे, ये जो बिटकॉइन वाली खबर है और ईडी और सीबीआई दोनों रायपुर में हैं, कहां जा रहे हैं इसके तार? देखिए, ईडी और सीबीआई जो इस पर कार्रवाई कर रही है, अब तक जो है नाम जो बीजेपी के नेताओं ने लिया है वो भूपेश बघेल का लिया है। हालांकि गौरव मेहता अपनी एक कंपनी के कर्मचारी हैं और पूरा मामला ये है कि गौरव मेहता ने अलग अलग लोगों से संपर्क किया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं, सुप्रिया सूले ने भी कहा है कि मानहानि का मुकदमा करूंगी और आज भूपेश बघेल ने किया है। कुल मिलाकर ये है कि पिछले 5 साल जो कांग्रेस की सरकार चली और उसके मुखिया भूपेश बघेल रहे, उनका हर घोटाले में बीजेपी नाम ला रही है, लगातार ला रही है। मतलब कुल मिलाकर घोटालों का महाराज बनाने की कोशिश भूपेश बघेल को की जा रही है। इससे पहले आपने अडानी का देखा। ठीक है मृगेंद्र जी, ये जानकारी हमने दे दी है, आपने भी संक्षिप्त में बता दिया है। आज एक खुशखबरी है, खुशखबरी आप तक पहुंच गई होगी। 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर वाली पहुंच गई है। मुस्कुराहट देखिए आपके चेहरे पर भी आ गई। इसलिए जब ये 1 लाख का सफर तय कर रहे थे हम लोग, तो किस तरह का माहौल था विस्तार न्यूज़ के दफ्तर में, क्योंकि बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से, बहुत इमोशन से, बहुत धन्यवाद आपका, विस्तार न्यूज़ का ये कारवां बढ़ता चला जा रहा है। विस्तार परिवार की तरफ से आप सभी को शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद। दर्शक ही हमारे भगवान हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। खूब प्यार दे रहे हैं आप, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे एक्स हो, चाहे यूट्यूब। आज ही यूट्यूब ने एक पड़ाव पार किया है। देख लीजिए किस तरह से हमारे दफ्तर का माहौल था जब हम 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर सिर्फ 8 महीने में पार करके देखिए। यूट्यूब वाले बच्चों को देख लीजिए, अभी भी खड़े हैं इंटरेक्टिव पैनल के पास। दिखा दीजिए भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग वहां खड़े होके, बताइए। बहुत खुशी की बात है, और अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो अभी महज 1 घंटे के भीतर हम लोग 1300 और लोगों को जोड़ चुके हैं अपने चैनल पे। सबसे पहले जैसे आपने शुरुआत की, आपने कहा कि दर्शक ही सब कुछ होता है, दर्शकों को झुक करके प्रणाम है, बार बार प्रणाम है इस खुशी के मौके के लिए, इस पूरे बेहद जितना ये खुशनुमा माहौल हो चुका है। नहीं दिखा पाएंगे, टाइम हो गया है। अनंत से बात मत करिए, अनंत बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हैं इस समय, बहुत बढ़िया वीडियो बना रहे हैं। इसी तरह से आप लोग बनाते रहिए।